Hi everyone, welcome to Simple Concepts. I'm your educator Niyati Paul. Guys, in this particular video, we'll be looking at the effects of liberalization on Indian economy and society. हम इस entire topic का part 3 discuss करेंगे. So let me tell you all, आपके syllabus में इसका direct mention है, as in the topic is effects of liberalization on the economy, changes in industrial policy एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ. तो ये आपके सिलेबस से डायरेक्टली रिलेटेड कंटेंट है. सो इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जरूर देखिएगा, वरना आपको इसका पार्ट 1 इसका ये जो हमारा पार्ट 3 है वो समझ नहीं आएगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू लुक इनटू द प्रीवियस वीडियोज एज वेल. सो गाइज, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे व्हाट वाज द नीड ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी. हमारे पिछले वीडियो में हमने यही देखा था. वी हैड लुक्ड इनटू आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी. देन वील बी लुकिंग इनटू कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स फॉर इंडस्ट्रियल पॉलिसी. इस टॉपिक पे हमने मतलब लास्ट पार्ट जो हमारा था वो इसी यहाँ पे स्टॉप किया था. सो देन वी विल लुक इनटू इवोल्यूशन एंड चेंजेस इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी. सो गाइज, बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट अप विद द लेक्चर, लेट मी टेल यू ऑल, आपको अगर आपका यूपीएससी सीएससी का 2021 का अगर आपको सिलेक्शन इंश्योर करना है तो आपको यहाँ पे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. There are 3 comprehensive batches that are running on Unacademy Plus, wherein you have complete 1 year preparation की आपको strategy मिलेगी. बेनिफिट आपको गाइज ये है कि यहाँ पे बाइलिंगुअल जीएस बैच कोर्सेस है, हिंदी के जीएस बैच कोर्सेस हैं और इंग्लिश के जीएस बैच कोर्सेस हैं. बेनिफिट्स अगेन आपको ये है कि दे हैव फुल सिलेबस कवरेज. बाय द वे दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम 8th of June 2020. तो जितना जल्दी हो सके अपने आप को एनरोल कीजिएगा, बिकॉज यू विल गेट प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट की टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको अलॉन्ग विद द एनालिसिस. यहाँ पे आपको गाइस डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस भी रखे गए हैं, वेर इन देयर आर इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी आपको यहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको मदद करेंगे. दे विल मेक श्योर कि आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन आपका उतना ही स्मूथ रहे. एंड अगर आप SIMPLEYT अगर ये आप कोड यहाँ पे यूज करते हैं अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हुए, तो आपको 10% स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा गाइज यहाँ पे. सो डू चेक इन, मतलब आप हमारा ये कोड जरूर इस्तेमाल कीजिएगा व्हाइल यू आर टेकिंग योर प्लस सब्सक्रिप्शन. ऑल्सो अनअकैडमी का यूपीएससी चैंपियनशिप चल रहा है, वेर इन देयर आर ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट दैट आर देयर फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2020. अगर आप अभी एनरोल करते हो देन इट विल बी फॉर द फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड गाइज, इसका बेनिफिट ये है कि आपको बहुत ही बड़े मेंटर्स के द्वारा आपको गाइडेंस दिया जाएगा, जैसे कि राकेश वर्मा, मृणाल पटेल एंड आतिश माथुर जैसे लोगों के द्वारा, जो कि जिनको यूपीएससी का हम अपना गुरु मान सकते हैं. उनको दे विल बी गिविंग यू ऑल द गाइडेंस. ऑल्सो गाइज, अगर आपको हम जो सारे यहाँ पे टॉपिक्स सिलेबस से रिलेटेड जो भी हम डिस्कस करते हैं उनके अगर आपको नोट्स चाहिए हो, देन यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप. द लिंक ऑफ द ग्रुप इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. हमारे उस टेलीग्राम ग्रुप पे गाइज हम बहुत ज्यादा क्विजेस शेयर करते हैं, नोट्स हम वहाँ पे शेयर करते हैं. ऑल्सो इस जो भी हम यहाँ पे सिलेबस से रिलेटेड डिस्कस करते हैं टॉपिक्स, उनके पीडीएफ आपको मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ नोट्स आपको मिल सकते हैं. अगर आप किसी कारण अगर आप वहाँ पे लिंक अगर आप नहीं यूज कर पा रहे हैं तो जस्ट गो टू योर टेलीग्राम अकाउंट. वहाँ पे जाकर अगर आप सिंपल कॉन्सेप्ट्स यूपीएससी अगर आप सर्च करेंगे सर्च बार में, देन यू विल बी एबल टू फाइंड आवर ग्रुप. सो हैविंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास. So guys, in our previous video, we were looking into the instruments used by industrial policy. We had looked into use of tariffs and non-tariff barriers and subsidies, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो. We had also discussed about import substitution, reserved industries, licensing requirements, evolution of industrial policy. ये सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे. अब यहाँ पे जो 2 रेजोल्यूशंस आते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 एंड 1956, इसको हम विस्तार से डिस्कस करेंगे हमारे इस वाले लेसन में. ओके, सो आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस इट वाज नेसेसरी टू हैव न्यू पॉलिसी फॉर इंडस्ट्री ऑफ द कंट्री to decide priority areas and clear doubts in the minds of private entrepreneurs regarding nationalization of existing industries. In Industrial Policy Resolution of 1948, both public and private sectors were involved towards industrial development. Accordingly, the industries were divided into 4 broad categories. The first one was exclusive government monopoly, wherein that included the manufacture of arms and ammunitions, production and control of atomic energy, and the ownership and management of railway transport.
नाउ दीज इंडस्ट्रीज वर द एक्सक्लूसिव मोनोपोली ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सारी जो इंडस्ट्रीज थे वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्सक्लूसिव पॉलिसी मतलब मोनोपोली चल रही थी, जैसे कि कोई भी और इन सारी चीजों में मतलब उनका मार्केट नहीं एस्टेब्लिश कर सकता। फॉर एग्जाम्पल आप अगर रेलवे को देखो तो रेलवे बस गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। अब ये बात हम सभी जानते हैं कि रेलवे बहुत ज्यादा मतलब इंडियन रेलवेज जो है वो घाटे में जा रही है, उनको बहुत ज्यादा लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं। इंस्पाइट ऑफ दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इस सारी चीजों का खर्चा उठा रहे हैं। बट यही सेम चीज नहीं होती व्हेन इट कम्स टू इंटर स्टेट या फिर इंट्रा स्टेट जो ट्रांसपोर्ट होता है, वहां पे नहीं चलता। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी वहां पे मतलब बसेस चलती हैं या फिर बाकी सारी चीजें चलती है, बट देन व्हेन इट कम्स टू उनको प्राइवेट लोगों को भी, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो भी लोग इन सारी चीजों में उतना ही इन्वेस्ट करते हैं। डेफिनेटली कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री है वो घाटे में नहीं जाना चाहेगी, सो दे आर इनटू ऑलवेज इन प्रॉफिट्स। नाउ गवर्नमेंट मोनोपोली फॉर न्यू यूनिट्स, this is the another thing. So this category included coal, iron and steel, aircraft manufacture, shipbuilding, manufacture of telephone, telegraphs and wireless apparatus, including that of the radio receiving sets and mineral oils. Now new undertaking in this category could henceforth be undertaken only by the state. रेगुलेशन ये था कि दिस कैटेगरी इंक्लूडेड इंडस्ट्रीज ऑफ सच बेसिक इंपॉर्टेंस लाइक मशीन टूल्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, नॉन फेरस मेटल्स, रबर मैन्युफैक्चरर्स, then cement, paper, newsprints, automobiles, electric engineering, etc., which was central government would feel necessary to plan and regulate. वो central government अपनी तरीके से regulations लाते थे. Now there was something known as unregulated private enterprises wherein the industries in this category were left open to private sector. ये सारी जो चीजें हैं वो प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन रखी थी गवर्नमेंट ने। द इंडिविजुअल फॉर इंडिविजुअल एज वेल एज कोऑपरेटिव की, यानी कि एक इंसान भी इसमें इंडिविजुअल के तौर पर इसमें इन्वेस्ट कर सकता है या फिर आप कोऑपरेटिव फर्म के तौर पर भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। Now the main thrust of 1948 industrial policy was to lay out the foundation of mixed economy. Mixed economy का मतलब ये होता है कि wherein both private and public enterprises were given importance and they work together to develop the economy. यानी कि बस गवर्नमेंट मोनोपोली वहां पे नहीं चलती है या फिर बस प्राइवेट लोग ही वहां पे कुछ अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलता। बट मिक्स्ड इकोनॉमी, गवर्नमेंट भी उसमें इन्वेस्ट कर सकती है एंड प्राइवेट पीपल भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो just to accelerate the pace of industrial development, all these things were done. Now speaking about industrial policy in 1956, थोड़ा सा वहां पे डेवलपमेंट हुआ, क्या हुआ वो हम देखते हैं। So basically the industrial policy resolution of 1956, this was meant to give a concrete shape to the mixed economy model and the ideology of social pattern of the society. यानी कि पूरा मिक्स्ड इकोनॉमी अच्छी तरह से किस प्रकार से एक पर्टिकुलर कंट्री में एस्टैब्लिश कर सकते हैं, इसका वो कॉन्क्रीट मॉडल था। Now the industrial policy resolution of 1956 classified the entire industrial sector in 3 schedules. उन्होंने 3 schedules रखे थे उस entire policy को क्लासिफाई करने में। So wherein there was this schedule A. So in the first category, those industries were included whose future development was the exclusive responsibility of the state. है ना? Now 17 industries were included in this category. And this included heavy and strategic industries such as आप कह सकते हो डिफेंस इक्विपमेंट हो गए आपके, या फिर एटॉमिक एनर्जी, या फिर आयरन एंड स्टील, या फिर हैवी कास्टिंग एंड फॉर्जिंग ऑफ आयरन एंड स्टील, हैवी प्लांट एंड मशीनरी विच वर रिक्वायर्ड फॉर आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन फॉर माइनिंग। तो ये सारी चीजें जो थी वो शेड्यूल ए में कैटेगराइज करी थी। अब बारी आती थी शेड्यूल पी की। सो इन दिस कैटेगरी दोज इंडस्ट्रीज वर इंक्लूडेड विच वर प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड एंड इन विच प्राइवेट एंटरप्राइजेस वुड बी एक्सपेक्टेड ओनली टू सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ द स्टेट। यानी कि ये सारी जो चीजें थी इनमें दोज इंडस्ट्रीज विच वर इंक्लूडेड विच वर प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन, यानी कि स्टेट ओन जो इंडस्ट्रीज है जिसका पूरा मोनोपोली जिसमें स्टेट ओन है, जैसे कि आप कह सकते हो आपकी रेलवेज वगैरह हो गई एक्सेट्रा, इन विच देयर वर प्राइवेट एंटरप्राइजेस। क्या आप मान सकते हो अगर कोई ऐसे हैं
हाँ, जैसे कि आप देख सकते हो अभी पेंट्री सर्विसेज जो अब रेलवेज में चल रही हैं, सो वेर इन देर वर दिस प्राइवेट एंटरप्राइजेस वुड बी एक्सपेक्टेड टू सप्लीमेंट द एफर्ट्स, है ना। अगर पेंट्री सर्विस जो है वो पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अगर वो नहीं होती है, वहां पे कोई प्राइवेट इंसान, प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर प्राइवेट कॉर्पोरेशन अगर उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, सो दीज 12 कैटेगरीज वर इंक्लूडेड इन शेड्यूल बी, जहां पे रेलवे सर्विसेज को जो प्राइवेट ओनरशिप है वो बस सप्लीमेंट करती है उस एंटायर शेड्यूल में। हाँ, नाउ स्पीकिंग अबाउट शेड्यूल सी, सो ऑल द इंडस्ट्रीज वर नॉट लिस्टेड इन ए और बी, दोज वर इंक्लूडेड इन द थर्ड कैटेगरी। जैसे कि आप कह सकते हो आपकी यू कैन गो बैक टू द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, कि जो सब्जेक्ट स्टेट और सेंटर में इंक्लूडेड नहीं थे वो बाकी लिस्ट में इंक्लूड किए गए थे। सो उसी प्रकार का कुछ यहाँ पे भी हुआ था। सो दीज इंडस्ट्रीज वर लेफ्ट ओपन टू द प्राइवेट सेक्टर, hence the responsibility with regard to establishment, their functions and development was to the private sector, though even here the state could start any industry in which it was interested. Now speaking about the small scale sector, so to encourage the small sector, the policy resolution, various steps were proposed, सच एज बहुत सारे स्टेप्स बताए गए थे, जैसे कि डायरेक्ट सब्सिडी वॉज टू प्रोवाइडेड फॉर स्मॉल स्केल सेक्टर, या फिर सुटेबल टैक्सेशन रिलीफ वॉज गिवन टू द सेक्टर. इट वॉज मेड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट to protect small scale sector by advancing technical assistance. However, government failed to integrate these industries and their programs with the production program of the large scale sector. यहाँ पे foreign investment भी बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले कर गई, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट वॉज अलाउड फॉरेन कैपिटल पार्टिसिपेशन इन द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट द मेजर शेयर विल बी बिलोंग टू इंडिया. So in this case, already existing foreign establishment they will be replaced by the Indian technicians gradually. ये भी एक स्टेप कदम एक लिया गया था. So one of the major objectives of resolution was reduction in regional inequalities and imbalances. जैसे कि आप जानते हो इंडिया में रीजनल इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, कि जो सारी चीज़ें आपको नॉर्थ में मिलेंगी नॉट नेसेसरली वो आपको साउथ में मिलेंगी. या फिर आप कंसिडर कर सकते हो जो चीज़ें मेट्रो सिटी, जैसे कि आप जो चीज़ें दिल्ली में अवेलेबल हैं वो दिल्ली के मतलब जो सब एरियाज हैं वहाँ पे वो फैसिलिटीज शायद अवेलेबल नहीं होंगी. सिमिलरली मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर कह सकती हूँ कि इफ़ यू कंसिडर द स्टेट ऑफ गोवा, देन देयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि देयर आर लॉट ऑफ फैसिलिटीज दैट आर that must be there in Goa, but in reality ऐसा नहीं होता. बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं कोई पर्टिकुलर स्टेट्स में जहाँ पे उतनी सारी फैसिलिटीज उन लोगों को प्रोवाइड नहीं की जाती या फिर होती ही नहीं. जैसे कि आप मान सकते हो आपके ओला उबर हो गए या फिर आपकी स्विगी एक्सेट्रा, ये सारी चीजें दो वो स्टेट ओन नहीं है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एज एन एग्जाम्पल कि ये सारी चीजें वहां पे अवेलेबल नहीं है. So just to balance these inequalities, these were the steps that were taken. But contrary to this, the actual operation of this policy resulted in increased regional inequalities. So this becomes evident from various reports which noted that the four industrial advances, states of Maharashtra, Gujarat, West Bengal and Tamil Nadu, they were benefited most from the operation of these policies. The most important sectors were reserved for government, but government failed to develop on these reserved sectors. Occasionally, private sector was allowed to operate in these areas. As already mentioned, this was due to the system of rent seeking and kickbacks which developed during this period. So ये सारी चीजें हुई थी in that particular era. Let us now know about the Monopolistic and Restrictive Trade Practices Act 1969. So this act was hallmark of infamous license quota permit system. Companies having more than specified value of assets needed to take permission or license before any expansion and commencement of operations. Let us now look into the objectives of it. So as you can see on your computer screens, its objectives were to prohibit monopolistic and restrictive trade practices except by government. Second was to prevent concentration of economic power in few hands. Third one was to control the monopolies. And fourth one was to protect consumers' interest. So MRTP Act became effective in June 1970. So the emphasis were placed on increasing productivity of the industry. There were major amendments in 1980s and a MRTP commission was also set up.
This act was incompatible and new economic policy with the new economic policy after 1991, and consequently it was repealed in 2009. The Competition Act and the Competition Commission of India are in place instead. Now let us look into the Industrial Policy Resolution of 1977. So this was the result of a change in government at center. Consequently, it had more focus on small scale industry, cottage and village industry. This was move away from the Nehruvian and Mahalanobis ideology to Gandhian ideology of economic development. So this classified the small sector into three categories. The first one was cottage and household industries, which provided self-employment on a wide scale. Second one was tiny sector, wherein incorporation investment in industrial unit in machinery and equipment was up to 1 lakh as situated in town with population of less than 5,000. Small scale industries comprising industrial unit with an investment of rupees 10 lakh in case of ancillaries with an investment in fixed capital up to 15 lakhs. Small scale sector small scale sector specific policies were made, and number of items reserved for this sector was increased, that is 105 to 807. The district industry centers were established in every district which were instrumental for support to small scale industry. This agency would provide under a single roof of all services and support required by small and rural entrepreneurs. Khadi and Village Industries Commission were also revamped. So this resolution categorized large industries on the lines of basic or core industry, capital goods industry, high technology industry and other industries. So it was envisaged that all possible efforts to be made in the direction development of indigenous technology, which should ensure efficient production, continued inflow of technology in sophisticated and high priority areas where Indian skills and technology are yet to be adequately developed. Further, foreign investment would be encouraged only for some industries in the national interest as decided by the government. This clearly meant that in areas where foreign collaboration was not required and such cases would not be reviewed. For this, there was Draconian Foreign Exchange Regulation Act in place. Let us now look into the Industrial Policy Resolution of 1980. So Congress made comeback and soon restored its own industrial policy. Major changes, they brought major changes, and some of the items reserved for small scale industry were de-reserved. Many units or companies were operating on excess capacities that then allowed by law. So these excess capacities were regularized. Foreign investment was allowed with technology transfer. Regulations licensing, then restrictions were based at eased a bit, signaling inclination towards the private sector, etc. So these were the steps which were taken by the Congress government. And now finally let us look into the new industrial policy which came in 1991. So the year 1991 witnessed a drastic change in the industrial policy governing industrial development in the country since independence. This landmark change was entirely new chapter which was enforced totally upon economic system as compared to the earlier mixed system. The country decided to follow the lines of capitalism. It was also said that there was a shift from imperative to indicative planning under new system. Let us now learn some of the features of this new industrial policy. First one was industrial licensing policy. What happened exactly into this was, new industrial policy abolished all industrial licensing irrespective of the level of investment, except for a short list of 18 industries related to security and strategic concerns, social reasons, hazardous chemical and overriding environment reasons, and items of listed consumptions. However, of these 18 industries, 13 categories have been removed from the list of gradually, and currently only 5 category of health, strategic and security consideration industries needs to be licensed vis-a-vis alcohol, cigarettes, hazardous chemicals, electronic,
aerospace, and all other types of defense equipment. Speaking about policy on public sector, so the 1956 resolutions had reserved 17 industries for the public sector. The 1991 industrial policy reduced this number to 8. As of now, only 3 industries are reserved for government. The first one is atomic industry, second is mining and atomic minerals, and third one is railway transport. आप किसी भी और इंडस्ट्री में बस गवर्नमेंट की मोनोपोली नहीं देख सकते as of now. So the public also suggested that those public enterprises which are chronically sick and which are unlikely to be turned around will be for the formation of revival or rehabilitation schemes be referred to the Board of Industrial and Financial Reconstruction, that is BIFR, or other similar high-level institutions created for this purpose. So in order to protect the interest of workers likely to be affected by such rehabilitation package, a social security mechanism will be created. Speaking about privatization and deinvestment, so government announced its intention to offer a part of government shareholding in the public sector enterprises to mutual funds, financial institutions. So the general public and the workers, a beginning in this direction was made in 1991 to 1992 themselves by diverting part of the equities of selected public sector enterprises. Speaking about monopolistic and restrictive trade practice limit, so under the Monopolistic and Restrictive Trade Practice Act, all firms with assets above certain size, that is rupees 100 crore since 1985, were classified as MRTP firms. Now such firms were permitted to enter selected industries only, and this is also a case by case approval basis. In addition to control through industrial licensing, separate approval were required by such large firms for any investment proposals. The new industrial policy removed the threshold limit in the asset in respect of MRTP companies. Speaking about policy on foreign investment and technology agreements, so the new industrial policy prepared a specific list of high technology and high investment priority industries wherein automatic permission was to be made available for direct foreign investment up to 51% foreign equity. The industries in which automatic approval was granted included a wide range of industrial activities in the capital goods and metrological industries, entertainment, electronic, then food processing, and the services sectors having significant export potential. So list is being expanded since then, and the current situation of FDI norms will be discussed in our next videos. The next one was abolition of phased manufacturing programs for new projects. So these programs were aimed at indigenization of technology. This was in force in the number of engineering and electronic industries. The new policy abolished such programs for future. Let us now look into the removal of mandatory convertible clause. So in pre-liberalization era, there was a mandatory convertible clause in loan agreement with borrower, that is industries in this case. So as per these clauses, banks had right to convert their loan amount into equity whenever they feel so. If you want to learn about equity and all these concepts, then do check out our previous videos. आपको वहाँ पे मैंने अच्छी तरह से equity, म्यूचुअल फंड के बारे में in detail हमने वहाँ पे डिस्कस किया है. So this will make them owner from lender in the enterprises. This clause was used by government as an instrument to nationalize private firms. This was removed under this new economic policy. Now, new economic policy was culminating a long era of inefficient dominance of public sector. Nevertheless, the public sector by this time had built strong industrial base on which other industries can thrive in future. This was, one of the objective of Nehruvian model. So, unsurprisingly, industrial and economic growth remained dismissal during this period. Process of liberalization began in 1980s, which showed up in better performance of economy, and recent high growth, as per some economists, can't be attributed to initiatives of new industrial and economic policy, as statistical evidence suggests that better performance from early 1980s.
so much credit can't go to intervention of International Monetary Fund as well. So in post liberalization era, government took up the role of facilitator and regulator. Some conclusions indicate towards this are replacing Foreign Exchange Regulation Act with Management Act, later one being liberal and less harsh. So similar MRTP was replaced by Competition Act. Now FDI is allowed with a wide array of sectors, in many of them through automatic route. However, the post-1991 growth is accused of lopsided growth with devastating social impact as government roll back expenditure from social sectors too. So इस पूरे आर्टिकल से बस हमें ये समझ आता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री वाज, स्टिल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम विथ सो मच पॉलिसीज की ऐसी वो पॉलिसीज से उभर कर आए जिससे इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो इम्प्रूव होती गई. नाउ इट डिपेंड्स ऑन कंट्री टू कंट्री, एज इन किस प्रकार से वो ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन को किस प्रकार से वो रिस्पॉन्ड करती है, उस पर डिपेंड करता है कि कंट्री में जो ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन होगा वो कंट्री को अफेक्ट करेगा या फिर नहीं. इट डिपेंड्स ऑन द न्यू पॉलिसीज गवर्नमेंट ब्रिंग्स इन. फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी फ्रॉम टाइम एंड अगेन न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज डेवलप होते गए हमारे कंट्री में. ऑल्सो इन द ईरा ऑफ 1991 वॉज, आई वुड से, एक बहुत ही बड़ा एक कन्वर्जन वाला ईरा था जहां पे एलपीजी रिफॉर्म्स जैसे रिफॉर्म्स लाए गए थे हमारे गवर्नमेंट द्वारा. Similarly, the inflation and deflation thing goes on in economy. It is not much of a big concern, but only thing which government needs to take care of is कि उनके policies ऐसी हो जिस प्रकार से कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा बढ़े ना, क्योंकि फिर वो एक विशियस साइकिल सा बन जाता है. जब अनएम्प्लॉयमेंट होता है सो फिर वो सप्लाई एंड डिमांड वाला ग्राफ भी पूरा का पूरा बिखर जाता है. सो इट डिपेंड्स ऑन दी गवर्नमेंट कि वो किस प्रकार से अपनी पॉलिसीज फ्रेम करते हैं सो दैट उनका इकोनॉमिक साइकिल है वो पूरा इस विशियस साइकिल में अटक के ना रहेगी, बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. बिकॉज डिमांड कम है तो फिर डिमांड ज्यादा है तो फिर सप्लाई कम है, देन फिर रेट्स बढ़ जाते हैं. सो बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन अगेन वहां पे आपको अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ जाता है. अगेन पीपल डोंट हैव मनी टू स्पेंड, सो उनकी परचेसिंग कैपेसिटी भी लो हो जाती है, सेविंग्स कम हो जाते हैं लोगों के. दे डोंट ट्राई टू इन्वेस्ट इन थिंग्स, या फिर वो एफडीज या फिर इनमें सब कुछ मतलब ऐसे पैसे इन्वेस्ट करने में वो नहीं सोचते. सिमिलरली फिर बैंक के पास जब बैंक्स के पास जब फाइनेंसेस नहीं होंगे वो भी लोन्स देने के लिए, मतलब इट्स लाइक अ विशियस साइकिल विच अ कंट्री गेट्स इनटू. सो इन ऑर्डर टू स्टॉप ऑल दिस द ओनली रेमेडीज गवर्नमेंट शुड कम विथ सच अ पॉलिसी कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज यहाँ पे अच्छे फॉर्म करना बहुत जरूरी होता है. So guys, that's all for this particular class. If you like this video then do hit the like button. अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हो then subscribe बटन भी प्रेस कीजिएगा so that you can get notified every time we put any video on our YouTube channel. Thanks a lot for watching guys and take care.